नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का वन शॉट वीडियो। हमने चैप्टर 1 का वन शॉट वीडियो कंप्लीट कर लिया था, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया था, एग्जांपल्स करवाए थे और प्लस एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी। सेम हम लोग चैप्टर 2 में करने वाले हैं और आज ही इस चैप्टर को पूरा खत्म कर देंगे, क्योंकि चैप्टर है भी छोटा सा, ईजी भी है, क्योंकि 9th में आपने ऑलरेडी किया हुआ है ये कॉन्सेप्ट। तो इसके लिए इसको हम लोगों को 2-3 वीडियो में डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको वन शॉट में ही फिनिश करने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। थोड़ा सा पहले हम लोग प्रीवियस 9th स्टैंडर्ड का डेटा थोड़ा सा क्लैरिफाई कर ले, रिकॉल कर ले, फिर हम आगे 10th वाले डेटा की तरफ चलेंगे। ओके, तो बेसिकली नाउ व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल होता क्या है भैया? बेटा, अगर मैं इस शब्द को डिवाइड करूं तो ये पॉली प्लस नोमियल में डिवाइड हो जाएगा। ओके, पॉली मतलब क्या होता है बेटा? पॉली मतलब मैनी। ओके, और नॉमिनल मतलब क्या होगा बेटा? टर्म्स, टर्म्स या तो फिर यूनिट्स। ओके, तो इसका मतलब एन एक्सप्रेशन या एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके, एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन consist of many terms सेपरेटेड बाय, अब ये टर्म्स जो होते हैं ना वो सेपरेट किए जाते हैं बाय द ऑपरेशंस लाइक प्लस और माइनस। ओके, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। ओके, अब एग्जाम्पल दे दूँ मैं आपको, जैसे कि मैं आपसे ये कह रही हूँ 7x³ माइनस 4x² प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जितने मैंने नंबर लिखे हैं, तो जहाँ पर भी प्लस माइनस है उस हिसाब से ये जो है वो सेपरेशन आ गया। तो मैंने आपसे वही कहा, वे भी डेफिनेशन में क्या कहा कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो एक दूसरे से, ठीक है, बहुत सारे टर्म्स, अच्छा कौन से टर्म्स? अनलाइक टर्म्स, याद कर लेना, ठीक है। कैसे टर्म? अनलाइक टर्म्स, क्योंकि लाइक होंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे अनलाइक टर्म्स एक साथ जब जुड़ जाते हैं प्लस माइनस के थ्रू, उसको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जैसे कि ये हो गया हमारे पास फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म और ये हो गया फोर्थ टर्म, इस तरीके से। हालांकि आपको कोई नंबरिंग नहीं करनी, पर जो बता रही हूँ कि टर्म्स किसको कहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि प्लस माइनस के थ्रू मैंने उन चीज़ों को अलग कर लिया है। एक और एग्जाम्पल ले लें बच्चा, जैसे कि मैं एक और एग्जाम्पल लूँ, -2x प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया? -2x एक टर्म आ गया फर्स्ट टर्म, और ये जो 3 है वो आ गया हमारे पास सेकंड टर्म, मतलब 2 टर्म्स आ गए, ठीक है। तो प्लस माइनस के थ्रू जो सेपरेशन होता है उसको हम लोग टर्म्स कहते हैं, और ये जो टर्म्स आपस में जब जुड़ जाते हैं तो इसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो ऊपर मैं पावर लिख रही हूँ, दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट्स, ठीक है। ये जो मैंने पावर लिखा है, ये एक्सपोनेंट्स कैसे होने चाहिए? हमेशा कैसे होने चाहिए? होल नंबर में होने चाहिए। तो इनको हम लोग कहेंगे पॉलिनोमियल्स। पता चला? चलो दोबारा बता दे रही हूँ मैं, क्या मैंने कहा इतनी देर में। मैंने आपसे कहा कि जब टर्म्स आपस में जुड़ जाते हैं प्लस या माइनस के चलते, ठीक है, तो वो हम लोगों को एक एक्सप्रेशन देते हैं। ये एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? विच इज नोन एज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ओके, कैसे टर्म्स? अनलाइक टर्म्स। कैसे टर्म? अनलाइक टर्म्स, ठीक है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो ऊपर पावर होता है, ओके, विच इज नोन एज एक्सपोनेंट, जो ऊपर पावर होता है, अगर ये पावर होल नंबर में है, अगर ये पावर होल नंबर में है, तो तब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पॉलिनोमियल्स। क्या कहा जाता है? पॉलिनोमियल्स, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ इतना? ओके, अब हम लोग कुछ इनके टर्म्स थोड़ा दिमाग में रख लेते हैं। देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, 7y³ माइनस 6y² प्लस 4y माइनस 5,
ठीक है। ओके, अब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ना, इसको हम डिनोट करेंगे पी ऑफ वाई से। किससे डिनोट करेंगे? पी ऑफ वाई। पी ऑफ वाई आप लिख सकते हैं, पी ऑफ एक्स आप लिख सकते हैं, पी ऑफ ए आप लिख सकते हैं, पी ऑफ टी आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बच्चा? अंदर जो ये आपको अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, वो अल्फ़ाबेट जो भी होगा विच इज़ नोन एज अ वेरिएबल। ओके, आगे बता दें इसका मतलब क्या होता है। तो ये जो अल्फ़ाबेट्स है ना, ये अल्फ़ाबेट्स आपको यहाँ पे मेंशन किए जाते हैं। तो आप समझ जाना कि आपके पास जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, वो या y के फॉर्म में दिया हुआ है, x के फॉर्म में, a t s वॉट एवर, ठीक है, कोई भी स्मॉल अल्फ़ाबेट के फॉर्म में आपको ये दिया हुआ है ना। तो एक तो ये आ गया, हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इसको y के फॉर्म में है, तो मैं कैसे लिखूंगी? p ऑफ y इज इक्वल्स टू 7y³ माइनस 6y² प्लस 4y माइनस टी। इतना क्लियर हुआ? चलो शाबाश। अब हम बात करते हैं टर्म्स कौन कौन से हैं भाई इसके अंदर। तो देखो टर्म्स आपके सामने हैं, एक तो 7y³ आ गया, एक माइनस 6y² आ गया, एक 4y आ गया और एक माइनस 5 आ गया। इतना क्लियर हो गया? ओके। दूसरी बात हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स आर नथिंग बट द स्मॉल अल्फ़ाबेट्स इसके अंदर, ओके, विच इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है उसको वेरिएबल्स कहते हैं। तो यहाँ पे y की वैल्यू, x की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, ठीक है, इसको हम वेरिएबल्स कहते हैं। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में y का फॉर्म दिया हुआ है, इसके लिए यहाँ पे वेरिएबल क्या हो गया? y आ गया। ओके, फिर हम बात करेंगे कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट मतलब कि नंबर रिटर्न बिफोर वेरिएबल। नंबर रिटर्न बिफोर वेरिएबल, वेरिएबल के पहले जो नंबर लिखा होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट्स। यहाँ पे कौन कौन सा नंबर है? 7 है, माइनस 6 है और 4 है, ठीक है, 7 है, माइनस 6 है और 4 है। 5 नहीं लिखेंगे बिकॉज उसके आगे कोई वेरिएबल नहीं है। तो 5 को क्या कहा जाता है? 5 को हम कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं हम लोग? कांस्टेंट। तो नंबर विच डज नॉट हैव एनी वेरिएबल, ठीक है, वो नंबर जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं होता उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। तो ये -5 क्या आ गया? इसको हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट। क्या कहेंगे हम इसको? कांस्टेंट। ठीक है बच्चा, क्लियर हुआ? चलो ओके, फिर आता है हमारे पास डिग्री। डिग्री इसका मतलब कि हाईएस्ट पावर। डिग्री इसका मतलब कि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर जो होगा उसको हम कहेंगे डिग्री। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 3 है, तो ये पूरी इक्वेशन में सबसे बड़ा पावर क्या है? 3 है, तो इसका हाईएस्ट पावर क्या हो गया? 3। तो डिग्री क्या हो गया? 3 इसका। यहाँ तक समझ आया अच्छे से? ठीक है, देखो ये ऑलरेडी आपको सब कुछ पता है, मैं जस्ट आपको थोड़ा रिकॉल करवा रही हूँ। बच्चा एक चीज़ आपको नोट कर लेनी है और वो ये है कि अगर एक्सपोनेंट्स मतलब पावर आर इन डेसिमल, अगर पावर डेसिमल में है या नेगेटिव पावर है या फ्रैक्शन में है, ठीक है, तब एट दैट टाइम वो जो एक्सप्रेशन होगा वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान दे देना। जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 3√x + 7, ये आपके पास, मैं ये कहूँ कि भाई ये पॉलिनोमियल है, बोलो। आप लोगों को मना कर लोगे साफ साफ, आप बोलोगे नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि 3√x को हम लोग 1/2 लिखते हैं पावर में। ठीक है, तो क्या कैसा पावर है? फ्रैक्शन पावर है। मैंने अभी बताया फ्रैक्शन, नेगेटिव, डेसिमल, ये पावर्स कभी नहीं होंगे। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। ठीक है, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल नहीं है, याद करना। तो पहले तो आपको यही चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि पॉलिनोमियल के अंदर जो पावर होगा वो हमेशा होल नंबर में होना चाहिए। ये चीज़ बिल्कुल गांठ बांध लेना। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट द पॉलिनोमियल। चलिए आगे देखते हैं क्या है हमारे पास।
नॉट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या क्या टाइप्स है पॉलिनोमियल के? तो देखो बच्चा, बेसिकली पॉलिनोमियल को हम लोग दो टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, एक आता है नंबर ऑफ टर्म्स और दूसरा होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कि कितने टर्म्स हैं। अब एक पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म है, 3x हो गया या 6x² आ गया या 8xy आ गया, एक ही टर्म है, तो उसको हम कहेंगे मोनोमियल। मोनो मतलब वन टर्म। ठीक है, जिसमें दो टर्म्स हैं, जैसे कि 15x - 4, ठीक है ना, 7x² + 3, ओके, 5x³ - 6x। क्लियर हुआ? तो ऐसे जो टर्म्स आएंगे जहां पर सिर्फ दो ही टर्म्स हैं, प्लस माइनस के साथ सिर्फ दो ही टर्म्स जुड़े हुए, उसको हम कहेंगे बाइनोमियल। और एक आता है ट्राइनोमियल, ट्राई मतलब तीन, ओके, साफ साफ क्लियर है, तीन टर्म्स जुड़ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 4a³ - 6a² + 1, ठीक है, तीन टर्म आ गए इसके अंदर, तो इसको हम कहेंगे ट्राइनोमियल। क्लियर, बात समझ में आई यहाँ पे? चलो अब दूसरा, ये जो बता रही हूँ वो इम्पोर्टेंट है, 10th के बेसिस पे हमारे पास ये चीज़ ज़्यादा आती है। ठीक है, तो क्या है हमारे पास यहाँ पर अभी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री के हिसाब से। तो डिग्री मतलब पावर। ठीक है, अगर पावर 1 ही है, जैसे कि यहाँ पे आप देखो 2x + 1, तो पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है। ठीक है, 5a - 7, पावर कुछ भी नहीं है, 1 है। ओके, 16y + 3, पावर कुछ भी नहीं है, 1 है। बात समझ आई? ठीक है, तो जहां पर भी डिग्री ऊपर का पावर 1 होगा, इसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। कैसा कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। जहां पे डिग्री 2 आ जाएगी उसको हम क्या कहेंगे बेटा? यस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, जैसे कि यहाँ पर, ओके प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, 3x⁻², ऐसे करके। ठीक है, 6x⁻² - 5x + 1। ठीक है, तो क्या हो गया? पावर क्या आ गया? मैक्सिमम 2 पावर। अब मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 7a⁻² - 3। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट पावर देखना है। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो उसको आप कहोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली अगर हाईएस्ट पावर 3 है, ये क्या हो जाएगा? 2x³ + 5x² + 9x + 5। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर क्या है बच्चा? 3 है, तो उसको आप क्या कहोगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ओके, 9a³ - 7a + 2। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया? 3। तो हाईएस्ट पावर 3 क्यूबिक, हाईएस्ट पावर 2 क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर 1 तो लीनियर पॉलिनोमियल। इस हिसाब से डिवीजन आता है। डन? क्लियर? ओके, चलो अब बात करते हैं आगे। अब आपके पास आएगा कि पॉलिनोमियल को अगर हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना हो तो हमें उसका ग्राफ किस तरीके से दिया जाएगा। बेसिकली आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, हाँ, बट ये है कि 1 मार्क के हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कैसे पूछ सकते हैं? दैट नेम द टाइप ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंटेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल। नेम द टाइप ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंटेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल अगर है आपके पास, ठीक है, जैसे कि आपके पास 5x + 3 है, जैसे कि आपके पास 7y - 2 है, जैसे कि आपके पास 11a + 7 है। ठीक है, तो इनको अगर आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे तो आपको कैसा ग्राफ मिलेगा? तो याद करना, कैसा ग्राफ मिलेगा आपको? स्ट्रेट लाइन। कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन। कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन। और ये एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस को हमेशा एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ध्यान दे देना। ठीक है, तो यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल में जो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्शन होता है वो एक ही पॉइंट पे होगा। अगर आप खुद का भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो आप जो भी आप ड्रॉ करेंगे आप देखोगे कि वो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे काटेगा। ठीक है, एक ही पॉइंट पे काटेगा। कहाँ पे? एक्स एक्सिस को ही। क्लियर हुआ ये? ठीक है, तो नेम द टाइप ऑफ द ग्राफ विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल। कैसा ग्राफ होगा? स्ट्रेट ग्राफ या स्ट्रेट लाइन। ओके, एट हाउ मेनी पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन या लीनियर ग्राफ कट द एक्स एक्सिस? ओनली एट 1 पॉइंट, ओनली एट 1 पॉइंट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो ग्राफ होता है उसका एक नाम होता है, इसको हम कहते हैं पैराबोला। ठीक है, क्या नाम है बच्चा इसका? पैराबोला। ओके, जैसे वहां पर आपने देखा स्ट्रेट लाइन था। ओके, ये वाला कैसा था? स्ट्रेट लाइन था। यहाँ पे कैसा है? पैराबोला। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे काट रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे काटेगा
एट 0, 1 और 2 पॉइंट्स। ठीक है, कितने पॉइंट्स, यहाँ तो काटेगा ही नहीं 0, यहाँ तो 1 पॉइंट पे काटेगा, यहाँ तो 2 पॉइंट पे काटेगा। कितना क्लियर हुआ? चलो शाबाश। अब क्या कह रहा है, इट लुक्स लाइक यू, पैराबोला मतलब कैसा दिखता है, यू दिखता है। तो यहाँ तो आपको यूं सीधा यू दिखेगा, या तो आपको यूं उल्टा यू दिखेगा। अब कैसे पता चलेगा सीधा यू या उल्टा यू कैसा है? हमारे पास जो इक्वेशन थी, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लूं, 3x² + 5x + 2 = 0, और एक ले लेती हूँ मैं -3x² + 5x + 2 = 0। बात समझ आई? मैंने यहाँ पे दोनों देखा जाए तो इक्वेशन सेम लिए, सिर्फ डिफरेंस यहाँ पर क्या है, ये वाला डिफरेंस है। यहाँ पे मैंने 3 पॉजिटिव लिया, यहाँ पे मैंने 3 नेगेटिव लिया है। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करूँ तो क्या बनेगा, ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो अगर हमारा a पॉजिटिव है, दिख रहा है ना, a कैसा है, 3 है। ठीक है, तो a > 0, तो a क्या है, 3 है। तो पैराबोला कैसे कि कहाँ जाएगा, अपवर्ड की तरफ खुलेगा। और अगर a नेगेटिव है, जैसे आप देख रहे हो <0 मतलब -3 हुआ, तो कैसा आएगा, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जाएगा। कितना क्लियर हुआ? सो बच्चों, बेसिकली यहाँ पे आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, जैसे मैंने पहले ही कहा, बट हाँ आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि बोर्ड में आज से 2 या 3 साल पहले क्वेश्चन आया था। ठीक है, उसमें ये पूछा गया था, नेम द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ a इज लेस देन 0। ठीक है, अब a लेस देन 0 है तो उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या होगा? तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे डाउनवर्ड पैराबोला। क्या लिखोगे? डाउनवर्ड पैराबोला। हमने ये तो देखा कि यू शेप को हम पैराबोला कहते हैं। ठीक है, हमने ये तो देख लिया ना कि यू शेप को हम लोग पैराबोला कहते हैं। तो अब अगर ये यू शेप ऊपर की तरफ है तो इसको आप कहोगे अपवर्ड पैराबोला, और अगर नीचे की तरफ है तो आप क्या कहोगे, डाउनवर्ड पैराबोला। बेटा ये मैंने क्वेश्चंस देखे हुए हैं बोर्ड में, इसके लिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रही हूँ। ठीक है, मैं चाहती तो सीधा 2.1 स्टार्ट कर सकती थी, बट ये नॉलेज आपका होना जरूरी है, एक मार्क बहुत इंपॉर्टेंट रहती है हमारे लिए। ओके बच्चों, क्लियर हुआ? तो चलो आगे देखते हैं। अभी जैसे कि मैंने कुछ एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है, ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल विच कट द एक्स एक्सिस इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर ओके, so graph of the polynomial which cut the x-axis in 2 distinct points। यहाँ पे a is greater than 0, a is greater than 0 मतलब आपके पास सामने दिया हुआ है कि कैसा है ये कैसा पैराबोला आ गया बेटा, अपवर्ड पैराबोला आ गया। और अभी हमने देखा कि ये 0, 1 या 2 मतलब यहाँ तो कटेगा नहीं, या तो 1 पे कटेगा या तो 2 पे कटेगा। तो देखो आपको साफ साफ दिया हुआ है कि ये मैक्सिमम किस पे कट रहा है, 2 पे कट रहा है। ओके, सिमिलरली अगर यहाँ पे नीचे की तरफ बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे a इज ग्रेटर देन 0 ही है क्योंकि अपवर्ड पैराबोला है, और कहाँ पे काट रहा है, एक ही पॉइंट पे काट रहा है वो। ओके, एट 1 पॉइंट। और यहाँ पे देखो ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल दैट डज नॉट टच द एक्स एक्सिस को टच करेगा ही, मतलब काट ही नहीं रहा है। अब नहीं काटेगा वो कब पॉसिबल है, a इज लेस देन 0। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ओके, एट व्हाट कंडीशन पैराबोला डज नॉट टच द एक्स एक्सिस। ठीक है, रिपीट करिए मैं क्वेश्चन, सुनो ध्यान से। एट व्हाट कंडीशन पैराबोला ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डज नॉट टच द एक्स एक्सिस। तो तब होगा जब a इज लेस देन 0। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो आपको टच करेगा भी, या 1 पॉइंट पे या 2 पॉइंट पे। अगर टच नहीं कर रहा है तो वो हो जाएगा लेस देन 0। बात समझ आई इतनी सी? क्लियर हुआ? ठीक है, देखो ये जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं पेपर टफ बनाने के लिए। स्पेशली जो स्टैंडर्ड पेपर्स होते हैं उनमें ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो स्टैंडर्ड वाले बच्चे जो होंगे उनको तो बाकायदा हर एक पॉइंट, हर एक एनसीईआरटी का एक लाइन उनको लिटरली रीड होना चाहिए, रीड किया होना चाहिए। तो मैंने उन्हीं में से सारे पॉइंट्स निकाले हुए हैं। ओके बच्चों, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। भाई जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? देखो बहुत सिंपल सी बात है, पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। ठीक है, अगर आपको उसमें जो वेरिएबल की कोई वैल्यू दी जाती है और वो लगाने के बाद अगर आपको उसका आंसर 0 मिलता है तो हम उसको कहेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग पहले। जैसे कि आपके पास पॉलिनोमियल है x² - 3x + 2। ठीक है, इसमें आपसे कहा गया है कि x की वैल्यू जो है वो 1 ले लो और बताओ कि ये उसका 0 है कि नहीं है, मतलब ये उसका रूट है कि नहीं है। तो मैं क्या करूँगी,
जहाँ पर भी x नज़र आ रहा है वहाँ पे मैं 1 लगाना शुरू कर दूँगी, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर है 1 स्क्वायर माइनस 3, ये x की जगह 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 प्लस 2, ओके। 1 माइनस 3 इज माइनस 2 प्लस 2 आंसर क्या आ गया 0, आंसर 0 आया। तो हम कहेंगे यस x इक्वल्स टू 1 इज अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x, वो उसका ज़ीरो है, ठीक है। अगेन ये 9th में था ही आपके पास, तो ये इसका ज़ीरो है। तो ज़ीरो मतलब क्या होता है कि ये इसको परफेक्टली डिवाइड करता है, ठीक है। ज़ीरो का मतलब क्या है, ज़ीरो का मतलब क्या होता है, इट्स लाइक परफेक्ट डिविजिबल, परफेक्ट डिविजिबल ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये पॉलिनोमियल का परफेक्ट डिविजिबल है, मतलब जब पॉलिनोमियल इस नंबर से डिवाइड किया जाएगा तो आपको आंसर क्या मिलेगा 0, ठीक, कंप्लीट डिविजिबल। जैसे कि 18 अगर मैं बात करती हूँ तो क्या 18 2 से डिविजिबल है, हाँ है ना, 2 9 ज़ा 18, आंसर क्या आया 0। तो आप क्या बोलोगे, दैट 2 इज द ज़ीरो, ओके, 2 इज द ज़ीरो ऑफ 18, बात समझ आई, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 33, हम कहेंगे 11 से डिवाइड कर लेते हैं तो क्या होगा, हाँ 11 3 ज़ा 33, ओके। तो आंसर क्या आया 0। तो ज़ीरो उसका मतलब होता है कि परफेक्टली डिविजिबल हो जाना चाहिए, इतना क्लियर हुआ, ओके। तो अब यहाँ पर आपको ज़ीरोस निकालने के लिए नहीं आएगा, द रीज़न बिहाइंड इज दैट कि वो हमने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में कर लिया है। हाँ, ज़ीरोस निकालने के लिए आएगा सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है, उसके लिए आएगा, क्योंकि उसमें हमें आगे बहुत सारे रिलेशंस भी फाइंड आउट करने होते हैं। तो आइए देखते हैं अभी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोस। अब इसको अगर हम ज्योमेट्रिकली बात करेंगे, मतलब ग्राफिकली बात करेंगे, तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। जैसे कि हम ये कहें टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोस इज नथिंग बट total number of times curve intersects x axis, ठीक है। x axis कितनी बार काट रहा है ना, उसको हम कहेंगे नंबर ऑफ ज़ीरोस, जो आपको सिर्फ यहीं से ही रिप्रेजेंट करके देखना है, बस और कुछ नहीं करना। जैसे कि नंबर 1 देखो बच्चा, नंबर 1 में ये पूरी x एक्सिस है, इसको यहाँ पे कितनी बार कटिंग हो रही है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितनी बार कटिंग हो रही है, यहाँ पे एक ही बार हो रही है, ठीक है, ये एक ही बार कट हो रहा है यहाँ पर। तो आप लिखोगे नंबर ऑफ ज़ीरोस इज इक्वल्स टू 1, एक ही बार काट रहा है। सेकंड पे आ जाओ, देखो एक्स एक्सिस पे कितनी बार काट रहा है, सिर्फ एक्स एक्सिस देखोगे, वाई एक्सिस नहीं देखना है। एक्स एक्सिस की कितनी बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है, ओके। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने आ गए बेटा 2, यहाँ पे देख लो 1 2 3, सिर्फ एक्स एक्सिस और कहीं पे ध्यान नहीं दोगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने आ गए बेटा 3, नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने आ गए 3, ठीक है। चलो फोर्थ नंबर की बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, एक ही बार काट रहा है, ओके। तो नंबर ऑफ ज़ीरोस 1। फिफ्थ देख लो कितनी बार काट रहा है, यहाँ पे एक ही बार काट रहा है एक्स एक्सिस को, सो नंबर ऑफ ज़ीरोस इक्वल्स टू 1। 6 देख लेते हैं कितनी बार काट रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। तो नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने आ गए बेटा 4। बस आपको ऐसा कुछ ग्राफ दिया जाएगा एग्जाम के अंदर, आपको बोला जाएगा कि फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोस, तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि एक्स एक्सिस को वो कितनी बार काट रहा है, उतने आपको नंबर ऑफ ज़ीरोस बताने हैं ज्योमेट्रिकली, मतलब ग्राफिकली आपको ऐसे दिया जाएगा, आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा। बात समझ आई, क्लियर, ओके। आई होप आपको सेशन समझ में आता जा रहा है, क्या क्या है, ईजी है बाय द वे। नाउ अब कुछ चीज़ दिमाग में रख दो कि नंबर ऑफ ज़ीरोस जैसे एक जनरल पॉलिनोमियल अपन लेते हैं, ठीक है, तो जितना ज़्यादा पावर होता है ना उतने ही उसके ज़ीरोस होते हैं। मतलब कि जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे 5x + 3, ओके। तो यहाँ पे x के वो पावर क्या है 1, मतलब कि एक ही पावर है, डिग्री क्या है 1 है, तो इसका नंबर ऑफ ज़ीरो भी क्या होगा 1 ही होगा। तो अ लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ 1 0, बात समझ आई, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर
5x² प्लस 3x प्लस 2। तो अब हाईएस्ट पावर क्या है बेटा 2, विच इज नोन एज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसके पास मैक्सिमम कितने जीरोस हो जाएंगे 2। सिमिलरली हम बात करते हैं यहाँ पर 5x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 2, हाईएस्ट पावर क्या आ गया 3। तो इसके लिए हाईएस्ट जीरो उसी कितने होंगे 3। तो बेसिकली फंडामेंटली ये कहा जाता है कि जितना तुम्हारा पावर होगा, मतलब कि जितना डिग्री होगा पॉलिनोमियल का, उतने ही जीरोस निकलते हैं। ठीक है, मैं रिपीट करूँ मेरा स्टेटमेंट, जितना डिग्री होगा पॉलिनोमियल का उतने ही जीरोस निकलते हैं। अब हमारे इस लेवल में मैक्सिमम 3 डिग्री तक ही जाता है। ओके, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, आगे नहीं जाता, इसके लिए हम लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। बात क्लियर हुई, समझ आया यहाँ पे? तो ये हमारा टोटल फंडामेंटल था 9th का, और थोड़ा 10th का हमने देख लिया। अब फटाफट से शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1। अब 2.1 जो भी हमने ये नंबर ऑफ जीरोस की बात की ना, ये वाला ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन उसी के ऊपर आधार है। तो बस चलो फटाफट से कर लेते हैं, आइए। सो द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू p ऑफ x आर गिवन इन द फिगर 2.10। मतलब ये जो आपको फिगर दिए हुए है उसको 2.10 टेक्स्ट में लिखा गया है। फॉर सम पॉलिनोमियल फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। ओके, तो नंबर ऑफ जीरोस निकालना है। चलिए, सो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं यहाँ पर? ये एक्स एक्सेस तो कहीं पे भी काट रहा है बेटा, कहीं पे नहीं काट रहा है। ये तो मतलब एक्सेस कहीं पे कट हो ही नहीं रहा, तो नंबर ऑफ जीरोस 0, एक भी जीरो नहीं है। यहाँ पे देखो तो एक्स एक्सेस को कहाँ काट रहा है? यहाँ पे। ओके, सो नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 1। यहाँ देखो तो बच्चा 1 2 3। ओके, सो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 3। बहुत सिंपल है। ओके, 1 मार्क यहाँ से पूछा जाएगा एग्जाम में। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। एक यहाँ काट रहा है और एक यहाँ पे, तो 2 आ गए। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 1 2 3 4। ठीक है, वाई वाले को नहीं देखना है। नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए 4। यहाँ पे देख लेते हैं 1 2 3। ओके, सो नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 3। बस आसान है। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली। वाओ, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग अभी। नाउ रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब जीरोस मतलब कि एक्स की जो वैल्यूज आती हैं, ठीक है, उसको जीरोस कहा जाता है। तो यहाँ पे आपके पास कोएफिशिएंट, अब कोएफिशिएंट क्या है मैंने अभी समझाया ना। ठीक है, वेरिएबल के आगे जो नंबर लिखा होता है उसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूलाज दिमाग में रखनी होगी जो आगे आपको 2.2 में काम आने वाली हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब सपोज कर लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं हम लोग इसका, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा अब बच्चों मेरे को बताओ यहाँ पर पावर क्या है? यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2, तो इसके जीरोस कितने निकलेंगे? 2। मैंने जस्ट आपको बताया मैंने ये वाली चीज़। ठीक है, बताइए ना। देख, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज़ एट मोस्ट 2 जीरोस। ठीक है, कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे। तो यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। अगर a की वैल्यू 0 आ गई तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं, तो कंडीशन ये आती है कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर सीधी बात है, इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसके जीरोस कितने निकलेंगे? 2। हम सपोज कर लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जो जीरोस हैं, मतलब कि एक्स की वैल्यूज हैं, वो अल्फा और बीटा हमने ले ली। ठीक है, तो अब इनका रिलेशन क्या है? इनका सबसे पहला जो रिलेशन निकलता है वो होता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, तो जैसे कि अल्फा प्लस बीटा, इसका जो आप प्लस करोगे, इसकी वैल्यू जो है, जो ये कोएफिशिएंट्स हैं हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c, इसके साथ कैसा रिलेशन बनाता है? इसके साथ आता है -b/a के साथ रिलेशन बनता है। ओके,
और दूसरा हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो इसका रिलेशन क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ओके, ये दो ही रिलेशन होते हैं। ओके, अब मुझे पता है कि आप लोगों को थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि पता नहीं मैम क्या कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर लें इसको, तो आपको आज़ादी मतलब आपको समझ आएगा कि क्या है। तो चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग इसका। लेट्स टेक एग्जाम्पल। आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x² माइनस 8x प्लस 6। हेयर इन्होंने जीरोस दे ही दिया। ओके, हेयर द जीरोस ऑफ p ऑफ x आर लेट्स से 1 and 3। ये इसकी जीरोस है ही, ठीक है। अब जीरोस निकालने होंगे हमें, बट मैं आपको बात बताऊंगी। पहले आपको ये जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है उसका एक मीनिंग समझा दूं। तो अब यहाँ पे आपको रिलेशन बताना है। चलो, तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग 2x² माइनस 8x प्लस 6 को कंपेयर कर लेंगे ax² प्लस bx प्लस c के साथ। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2, ठीक है। b की वैल्यू क्या आ गई -8, अगर माइनस है तो माइनस लगाओगे। c की वैल्यू क्या आ गई 6। इतना क्लियर है। यहाँ पर अल्फा क्या है बेटा 1 और बीटा क्या हो गया 3। यहाँ पर कहा ना द जीरोस ऑफ द p ऑफ x आर 1 and 3, तो एक को अल्फा ले लिया, एक को बीटा ले लिया। इतना क्लियर हुआ। चलो अब बात करते हैं हम लोग रिलेशनशिप की। नाउ रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। ओके, सबसे पहले मैंने क्या बताया था बेटा, सम ऑफ द जीरोस। तो क्या मैंने फॉर्मूला बताया था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। देखो अल्फा और बीटा हम खुद निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्प्लिटिंग टर्म या फैक्टराइजेशन, आगे सिखाऊंगी मैं। तो यहाँ पे तो क्या क्वेश्चन में मैंने ले लिया, तो अल्फा 1 है और बीटा 3 है। ओके, ये वैल्यू सेम आनी चाहिए हमारी जो इक्वेशन है उसके कोएफिशिएंट्स के साथ। अब माइनस बी की वैल्यू क्या है बेटा -8, तो -8, ये माइनस साइन जो है वो इक्वेशन वाली है, और ये -8 जो है वो जो हमारे पास पॉलिनोमियल है उसका लिया मैंने। अपॉन ए क्या है बेटा 2, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम लोग आगे। तो 1 + 3 कितना हो गया 4, माइनस 8 प्लस 8 अपॉन 2, 2 1 जा 2 4 जा, तो दोनों की तरफ सेम आंसर आया। ये कहते हैं वेरिफिकेशन, ठीक है। इसको हम कहते हैं रिलेशनशिप। बात समझ आई। सिमिलरली बच्चों आता है हमारे पास सेकंड नंबर, दैट इज प्रोडक्ट। ओके, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ क्या था, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा इज 1 मल्टीप्लाई बीटा इज 3। सी क्या है बेटा, चेक कर लो सी क्या है। सी हमारे पास है 6। ओके, 6, तो क्या हो गया 6 अपॉन, और ये हो गया 8 2, सो 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 3 जा, आया दोनों में आंसर सेम। ये आपको वेरीफाई करना है। बात क्लियर हुई, ठीक है। अब मैक्सिमम आता है आपके पास क्वाड्रेटिक, क्यूबिक बहुत मुश्किल से आता है, बट फिर भी क्यूबिक का फॉर्मूला हमें देखना होगा क्योंकि टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है। अब उसमें स्टार्ट करके दिया होता है कि दैट इज़ नॉट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस, बट एक बार देखने में कोई हर्ज नहीं है। तो पहले तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख देते हैं हम लोग। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है बच्चा इसका, ये होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल्स टू, ओके, d। यहाँ पे वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0, कंडीशन सेम एज इट इज अप्लाइड। अच्छा बच्चा, अब इसमें देखो हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो इसमें x की वैल्यूज मतलब नंबर ऑफ जीरोस भी कितने आएंगे 3 आएंगे। तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसके कितने हैं, क्यूबिक के 3 है, इसके लिए हमने यहाँ पे गामा भी ऐड कर लिया। तो अल्फा बीटा और गामा, अब इनके आपको 3 रिलेशन आएंगे, ठीक है। कितने रिलेशन आएंगे बेटा इसके अंदर, 3 आएंगे रिलेशन आपको।
फर्स्ट रिलेशन आएगा आपके पास सम ऑफ जीरोस, जिसमें आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, सिंपल। सेकंड आएगा आपको सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, जैसे कि क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, दो प्रोडक्ट लाइक दो जीरोस के प्रोडक्ट हो गया, प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा बेटा सी अपॉन ए, क्या हो जाएगा सी अपॉन ए। और तीसरा आपको आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या हो जाएगा माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, सो ये आपके पास तीन रिलेशन रहेंगे क्यूबिक के, दो रिलेशन रहेंगे क्वाड्रेटिक के। ओके बच्चा बाटी, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? चलो अब सबसे पहले इक्वेशन 2.2 एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको एक और चीज़ सिखानी है विच इज़ नोन एज द फैक्टराइजेशन मेथड। मैं आपको कुछ सम्स पहले बता दूं, फिर हम एक्सरसाइज 2.2 की तरफ मूव करेंगे, वरना सीधा मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा दैट इज फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक का ही आएगा, ना क्यूबिक का आएगा, ना आपको उसका आएगा लीनियर का। ओके चलिए शुरू करते हैं। पहला एक क्वेश्चन लिख दूं मैं। देखिए बच्चों, जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x² + 7x + 10। ठीक है, इसको मैं फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने का मतलब है कि आपको इसके अंदर x की वैल्यू निकालनी है। क्लियर हुआ? अब पावर 2 है, दैट मीन्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब यहाँ पे आपको तीन टर्म दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो जब भी आपको तीन टर्म दिए होंगे तब आप कौन सा मेथड अप्लाई करोगे बेटा? स्प्लिटिंग मिडल टर्म। कौन सा अप्लाई करोगे? स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड। इतना क्लियर हुआ? अब उसमें करना क्या होता है, देखो जैसे कि आपको ये वाला पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x² + 7x + 10। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है, x² आगे जो नंबर है, अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो हम इसको 1 सपोज कर रहे हैं, अगर कोई नंबर होगा तो हम वो वाला ले लेंगे। ठीक है, तो x² के अगला नंबर और जो लास्ट कांस्टेंट है उसको हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 × 10 क्या है बेटा? 10 आया। अभी जो 10 आपको आंसर मिला, ये 10 किस किस की टेबल में और आता है? तो 1 की टेबल में आता है, वो हो गया 2 × 5 = 10 उसमें आता है, और किसी में आता है 5 × 2 और 2 × 5 एक ही बात है। ठीक है, 1 × 10 और 10 × 1 एक ही बात है, और तो कोई है नहीं। ओके, अब आपको देखना है कि भाई मिडल में क्या टर्म दिया हुआ है। मिडल में क्या है बेटा? 7x। क्या है? 7x। अब आपको जो अपने फैक्टर्स यहाँ पे लिखे हैं उसमें आपको चूज करना है कि प्लस माइनस करके हमें 7 कब मिल रहा है। तो जैसे कि 10 में +1 करूँ तो 11 और +(-1) करूँ तो 9, तो मुझे यहाँ पे किसी भी तरीके से 7 तो नहीं मिल रहा। यहाँ पे 5 में 2 + करूँ तो 7 मिल जाएगा। हाँ, तो मतलब कि ये वाला फैक्टर मेरा सही है। तो आपको लिखना कैसे है बेटा? ध्यान देना है यहाँ पर। आपको यहाँ पर सबसे पहले जो ये x² है वो एज इट इज़ लिख देना है। ठीक है, ये जो आपको प्लस की साइन दिख रही है वो प्लस की साइन लगा देनी है आपको। आपने जो फैक्टर डिसाइड किए उसमें जो ग्रेटर नंबर है पहले वो लिखना है। क्या हो गया? 5x। और उसके बाद जो स्मॉल नंबर है वो लिखना है। क्या हो गया? 2x। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में साइन आनी चाहिए। कौन सी साइन आएगी? यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन में जो दो साइन दी हुई है ना, उनका मर्जिंग देखो क्या हो जाता है, ये वाली साइन और ये वाली साइन, प्लस प्लस, बोलो बोलो, प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ गया। और जो ये लास्ट टर्म है वो साइन के साथ एज इट इज आ गया। ठीक है, तो देखो बेटा जी यहाँ पर अब आपको दिख रहा है कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हम लोगों ने मिडल टर्म को, ये मिडल टर्म को हमने दो पार्ट में स्प्लिट कर लिया। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड। ठीक है, ये तभी एप्लीकेबल होगा जब आपको 3 टर्म्स दिए होंगे। चलिए, तो आपको 3 में से बन गया 4 टर्म।
ठीक है। अब ये वाले आपको दो एक इकट्ठे ले लेने हैं, ये वाले दो आपको इकट्ठे ले लेने हैं और आपको इनमें अभी जो भी कॉमन नंबर है वो निकालना है। जैसे कि यहाँ पे मुझे x जो है वो कॉमन नज़र आ रहा है, तो मैंने x बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बच गया x + 5। ठीक है, देखो x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर है तो एक x बाहर आ गया तो एक x अंदर हो गया। यहाँ पे 5x है तो x बाहर चला गया तो 5 नीचे, प्लस अब इसमें से देखो 2x + 10 तो 2x तो है ही नहीं, 10 के साथ x नहीं है तो वो कॉमन में नहीं जाएगा तो 2 जाएगा, तो 2 बाहर आ गया तो x। 10 क्या होता है बेटा, 2 5 = 10, तो ये 2 बाहर चला गया तो क्या बच गया 5। ओके, अब आपके पास दो ब्रैकेट आ गए। एक ब्रैकेट में हम लिखेंगे x + 5 जो ऑलरेडी है, और दूसरा जो आपको बाहर की तरफ टर्म्स दिए होंगे वो आपको दूसरे ब्रैकेट में लिख देने हैं। ओके, तो इस तरीके से आपने क्या कर लिया, स्प्लिटिंग कर लिया। क्लियर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि आपको दिया हुआ है x² - 3। ओके, सो p of x = x² - 3। ना बेटा यहाँ पे आप देखो आपको मिडल टर्म नहीं दिया हुआ है, आपको सिर्फ दो ही टर्म दिए हुए हैं। ठीक है, आपको सिर्फ दो ही टर्म दिए हुए हैं, दैट्स इट। ओके, तो आप क्या करोगे, x² - 3 = 0। ओके, x = ये -3 को वहाँ पे शिफ्ट कर लिया तो क्या हो गया +3। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। क्या करोगे, x का जो ये स्क्वायर है ना, ठीक है, x का जो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर को यहाँ पे शिफ्ट कर लोगे, ये स्क्वायर को यहाँ पे शिफ्ट कर लोगे तो क्या हो गया, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो गया। जब स्क्वायर इक्वल टू के वहाँ पे शिफ्ट होता है तो वो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है, और साइन क्या हो जाएगी, प्लस माइनस दोनों। क्यों, देखो बेटा -√3 का स्क्वायर करोगे तभी आपको 3 मिलेगा, और √3 का स्क्वायर करोगे तभी आपको 3 मिलेगा। तो अगर आपने 3 का रूट किया है तो आपको ये तो पता नहीं ना कि वो प्लस में होगा कि माइनस में होगा, इसके लिए आपके पास x की वैल्यू एक आ जाती है +√3 और दूसरी आ जाती है -√3। तो इस तरीके से आपको ज़ीरोस निकालने होते हैं। जैसे यहाँ पर भी मैं लिख दूँ तो x + 5 है तो x की वैल्यू क्या हो गई, -5, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई, -2। ठीक है, डन, क्लियर हुआ। तो ये जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा हल्का हल्का बताया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। 2.2 में हर एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग बहुत अच्छे से। तो अब क्या क्वेश्चन कह रहा है बच्चा जी, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो रिलेशनशिप वेरीफाई भी करना है और पहले जीरोस भी निकालने हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगी, बहुत ईजी है, कर लेते हैं यहाँ पर। सो x² - 2x - 8 = 0। ठीक है, क्योंकि हमें जीरोस निकालने हैं तो इसके लिए इक्वल टू 0 लिखना पड़ता है। अब 3 टर्म मौजूद है बेटा, 1 2 3। तो मैंने कहा था जब 3 टर्म आएंगे तो आप क्या करोगे, बोलो बोलो, स्प्लिट मिडल टर्म, बिल्कुल सही। ओके, उसके लिए आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे फर्स्ट कुछ भी नहीं है तो इसलिए 1 ले लिया, 1, और ये लास्ट टर्म क्या है बच्चा, 8। तो 1 × 8 = 8। अभी 8 किस किस की टेबल में आता है, अब बोलोगे मैम 2 की टेबल में आता है। 2 4 = 8 और 4 2 = 8 एक ही बात है, 8 1 = 8 एक ही बात है। चलो अब आप देखो कि मिडल में कौन सा टर्म है आपके पास। मिडल में आपको क्या निकालना है, 2x निकालना है। अब 8 में से 1 प्लस करोगे तो 9, माइनस करोगे तो 7, तो 2 तो किसी हाल में नहीं आ रहा है। 4 में 2 माइनस करोगे तो 2 मिल जाएगा, यस, मतलब कि ये वाला करेक्ट है। ठीक है, चलो अब लिखने का तरीका एज इट इज़ क्या करेंगे हम लोग, x² - 2x - 8 = 0। सबसे पहले हमने x² लिख दिया, ओके, साइन लगा दी। अब आपने जो फैक्टर डिसाइड किया है इसमें से ग्रेटर नंबर कौन सा है बेटा, 4। ग्रेटर नंबर कौन सा है बेटा, 4। तो हम पहले क्या लिख देंगे, 4x। फिर स्मॉलर नंबर कौन सा है बेटा, 2, 2x। इनके बीच में साइन आनी चाहिए, ये साइन इन दोनों की मिलाकर आएगी, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और पीछे वाला जो नंबर है वो एज इट इज़ आया, डन। अब यहाँ पे आपके पास आ गए 4 टर्म्स। तो अब आप पहले इन दो को और इन दो को लोगे क्या कॉमन निकल रहा है, x निकल गया तो x - 4, और यहाँ पे क्या कॉमन निकल रहा है, 2, तो क्या हो जाएगा x माइनस,
ओके 8 क्या होता है, 4 2 ज़ा 8 होता है ना बेटा, 4 2 ज़ा 8, तो 2 बाहर चला गया तो क्या बच गया 4। याद करना ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट हमेशा सेम होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए। अगर नहीं सेम हो रहा मतलब कि आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो, ध्यान दे देना। ओके तो क्या हो गया, x माइनस 4 एक ब्रैकेट आ गया और x प्लस 2 दूसरा ब्रैकेट आ गया। इसमें हमें x की वैल्यूज लेनी है, तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 विच इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 4। ये माइनस 4 वहाँ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 विच इम्प्लाइज x इक्वल्स टू -2। ठीक है ना बच्चा, हम लोगों ने जीरोस तो निकाल दिए, जीरोस मतलब कि x वैल्यू निकाल दी। अब हमें करना है इसके अंदर वेरिफिकेशन। चलो तो फॉर द वेरिफिकेशन ना, यहाँ पे अल्फा आप ले लो 4 और बीटा आप ले लो -2, किसी को भी ले सकते हो अल्फा बीटा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास इक्वेशन जो है वो कौन सी है, x² - 2x - 8। इसको आप कंपेयर करेंगे बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन के साथ, मतलब कि ax² + bx + c = 0 के साथ, जिसमें a की वैल्यू क्या आ गई 1, b की वैल्यू क्या हो गई -2, b की वैल्यू क्या आ गई -2 और c की वैल्यू क्या आ गई -8। ठीक है तो आपके पास अल्फा भी रेडी है, बीटा भी रेडी है और ए बी सी भी रेडी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके लिए सबसे पहला क्या आ जाएगा बच्चा, सम ऑफ द जीरोस। क्या हो जाएगा, सम ऑफ द जीरोस। क्या फॉर्मूला था बेटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। ठीक है ओके, अल्फा क्या लिया है हमने 4 और बीटा क्या है -2। ओके b क्या है b की वैल्यू है -2 और a क्या है 1। ओके 4 प्लस माइनस -2 इज इक्वल्स टू माइनस +2। ओके 4 - 2 इज 2, 2 इज इक्वल्स टू 2। सही आया, दोनों आंसर सही हैं। इसका मतलब कि हमने जो अल्फा बीटा निकाला है वो बिल्कुल परफेक्ट निकाला है। ठीक है अल्फा बीटा हमारा सही है, इसलिए दोनों तरफ हमारा सेम आंसर आया। अब आप निकालोगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो नंबर 2 इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अल्फा क्या था हमारा 4 और बीटा क्या है -2, c क्या है -8 और a क्या है 1। ठीक है सो 4 इंटू -2 इज -8 इज इक्वल्स टू -8। सेम आंसर आया, बस यही आपको वेरिफिकेशन करना है। वेरीफाइड, डन, क्लियर। चलो आ जाओ सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है यहाँ पर s। सो क्या है 4s² - 4s + 1, इतना क्लियर हुआ। ओके इक्वल टू 0। अब क्या करना है, 3 टर्म है, पहले चेक करो 3 टर्म है, हाँ जी 3 टर्म है, मतलब हमें क्या करना है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। ओके तो आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, 4 × 1 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है चलो अब ये क्या है 4 आया, 4 किस किस की टेबल में आएगा, मैम सिर्फ 2 की टेबल में आएगा, 2 2 ज़ा 4। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ओके अब मिडल टर्म क्या है बच्चा जी, मिडल टर्म क्या है 4 है। देखो 4 में 1 प्लस करोगे तो 5 और माइनस करोगे तो 3, मतलब 4 तो कहीं से भी नहीं आ रहा है। 2 में 2 प्लस करोगे तो 4 मिल जाएगा। यस मतलब कि हमारा ये वाला फैक्टर हमें आंसर दिला देगा। चलो तो क्या करना है, पहले इक्वेशन लिख दूं फिर से, 4x² - 4s + 1 = 0। तो 4s² लिख दिया हम लोगों ने, ये साइन माइनस की। अब आपने फैक्टर डिसाइड किया, उसमें वैसे हम पहले ग्रेटर लिखते हैं, और हालांकि यहाँ पे 2 और 2 दोनों सेम है। ठीक है तो पहले 2 लिख दिया, फिर दोबारा से 2 लिख दिया, +1 = 0। अच्छा बीच में साइन चाहिए, कैसी हो जाएगी बेटा साइन, देखो तो ये वाली साइन इन दोनों का मर्ज करोगे ना तो माइनस प्लस माइनस, तो क्या आ गई माइनस की साइन आ गई। ठीक है जब आप साइन ऐसे लगाओगे ना
मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, आप कभी भी कोई मिस्टेक नहीं करोगे इसके अंदर, कभी कोई गलती होने ही नहीं वाली है। अब पहले ये दो और इन दोनों का अपन ने ग्रुपिज्म कर लिया। तो 4s स्क्वायर माइनस 2s क्या कॉमन निकलेगा, 2 और s कॉमन दिख रहा है हम लोगों को, तो यहाँ पे 2s माइनस ये 2s पूरा बाहर आ गया तो इसकी जगह पे 1, 2s प्लस 1 कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ कॉमन नहीं है तो उसमें हम 1 बाहर निकाल देते हैं और बाकी का टर्म अंदर। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे +1 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है, बट बेटा यहाँ पे बाहर साइन क्या है, माइनस की, तो माइनस प्लस माइनस, ये कॉन्सेप्ट लगता है। अगर नहीं लगाना है तो याद कर लेना, पहला ब्रैकेट जो आपका आना चाहिए दूसरा ब्रैकेट सेम होता है, ठीक है। तो इसके लिए ये दोनों आंसर सेम। पहला ब्रैकेट 99% सब बच्चों का सही होता है, दूसरे में ही गड़बड़ करके आते हैं, तो इसके लिए वो चीज़ पे गलती मत कर लेना। अगर आपको लगता है कि मेरा दूसरा ब्रैकेट का साइन चेंज आ रहा है तो भाई पहले वाला जो है ना वो का वही लिख के आ जाना, चलेगा, आपका ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। चलो, तो आपके पास एक ब्रैकेट आया 2s माइनस 1 और दूसरा ब्रैकेट भी आ गया 2s माइनस 1। क्यों, जो आपके पास बाहर के टर्म्स हैं वो हमने इसमें डाल दिए ना, ओके, इक्वल्स टू 0। ओके, सो 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0 विच इम्प्लाइज s इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। पहले -1 बाहर गया तो +1 और अपॉन में 2 आ गया। सिमिलरली दूसरा भी यही तो होगा ना, और तो क्या होगा, ठीक है। दूसरा वाला भी क्या है, 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0 विच इम्प्लाइज s इज इक्वल्स टू, ये -1 बाहर आया तो +1 और 2 नीचे आ जाएगा। चलो, अब करना है हम लोगों को वेरिफिकेशन। सो बच्चा जी, यहाँ पे हमारे पास 2 ज़ीरोस आ गए, एक ये और एक ये, ठीक है। चलिए, सो लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2 एंड बीटा इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1/2। चलो, ये तो क्लियर हो गया, ओके। और हमारे पास इक्वेशन क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। कंपेयर कर लो इसको आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू क्या आ गई 4, b की वैल्यू क्या आ गई -4 और c की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है, डन, ओके। सो नाउ सबसे पहले करेंगे सम ऑफ जीरोस। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। चलिए, अल्फा क्या है बच्चा 1/2, बीटा भी क्या है 1/2 माइनस b की वैल्यू क्या है -4 और a की वैल्यू क्या है 4, ठीक है, डन। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग इसको। क्या है, देखो यहाँ पे दोनों सेम डिनोमिनेटर है तो एलसीएम लेने का झंझट तो है नहीं, तो न्यूमरेटर प्लस कर लेते हैं, 1 + 1 होल अपॉन 2, ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 4/4, ये क्या हो गया 1 + 1 2/2, ये आ गया 4/4। कटिंग कर लेते हैं दोनों का, तो क्या हो जाएगा, कैंसल, 1 आ गया, ये भी कैंसल, 1 आ गया, तो दोनों सेम आ गए, यस करेक्ट, ओके। सिमिलरली हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। चलिए प्रोडक्ट की बात करेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू सेम है, 1/2 1/2, 1/2 इंटू 1/2, और c क्या था, c देखना पड़ेगा इक्वेशन में, c है 1 और a है 4, ठीक है। चलिए, सो c है 1 और a है 4, चलिए ओके। अब मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का एलसीएम कहाँ लेते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 × 1 1, 2 × 2 4, 1/4 इज इक्वल्स टू 1/4, ठीक है, डन, वेरीफाइड। चलो, आ रहा है ना समझ में, क्लियर हुआ ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन। सो क्या है, 6x² - 3 - 7x।
ओके, सबसे पहले तो ये टर्म्स थोड़े से हमें अरेंज करने पड़ेंगे जो बच्चे करना भूल जाते हैं। ओके, 6x² आया, फिर अपने को चाहिए 7x -3। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो यही होता है ना, ax² + bx + c। मतलब पहले पावर 2 आएगा, फिर पावर 1 आएगा, फिर पावर 0। यहाँ पे पहले पावर 2, फिर 1 और फिर 0 अरेंज करना पड़ता है ना। बस ठीक है। अब तो देखो क्या है, 3 टर्म है, मतलब फिर से स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हो जाएगा। चलो तो पहले चेक कर लेते हैं कि हमें फैक्टर्स दिलाने वाला नंबर कौन सा है। तो इसके लिए 6 और 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 3 ज़ा 18। अब ये 18 किस किस की टेबल में आएगा? देखो, एक तो आएगा 1 18 ज़ा 18, दूसरा आएगा 2 9 ज़ा 18, ओके, तीसरा 3 6 ज़ा 18। डेट्स इट, और किसी में नहीं आने वाला ना। मिडल टर्म क्या है वो चेक कर लेते हैं, तो पता चलेगी हमें क्या नंबर चाहिए। मिडल में चाहिए हमें 7। ओके, 6 में 3 प्लस करेंगे तो 9 और माइनस करेंगे तो 3, नहीं मिलेगा। 1 18 में प्लस करेंगे 19, माइनस करेंगे 17, नहीं मिलेगा। 2 9 में से माइनस करेंगे 7, मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला फैक्टर हम लोगों के लिए सही है। चलिए, तो पहले इक्वेशन लिख दूं मैं, 6x² - 7x - 3 = 0। चलिए, तो 6x² माइनस, ओके, अब सबसे पहले हमें लिखना होता है ग्रेटर नंबर। तो ग्रेटर नंबर कौन सा है जी? वो है 9g। तो क्या हो जाएगा? 9x। ओके, फिर क्या हो जाएगा? 2x। अब इन दोनों के बीच की साइन क्या होगी? चलो देखो, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगी? प्लस। और जो लास्ट वाला नंबर है वो -3 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे हमारे पास एक ये ग्रुप बन गया और एक ये ग्रुप बन गया। कॉमन निकाले, 6 और 9 दोनों नंबर किसकी टेबल में आते हैं? दो नंबर 3 की टेबल में आते हैं। तो 3 बाहर निकाल दिया और x बाहर निकाल दिया। क्या बच गया? 2x - 3 प्लस, यहाँ पे कुछ भी कॉमन है नहीं है, तो क्या निकालेंगे? 1 कॉमन निकाल देंगे बाहर, और 2x - 3 ब्रैकेट में। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए ना, चेक कर लो, बस यही तो चाहिए। तो 2x - 3 एक ब्रैकेट हो गया और दूसरा ब्रैकेट आ गया 3x + 1। ओके, चलिए, तो अब फैक्टर्स निकाल देते हैं। 2x - 3 = 0, विच इम्प्लाइज x = ये -3 इक्वल टू के वहाँ जाएगा तो +3, और ये 2 मल्टीप्लाई में है तो अपॉन में चला जाएगा, तो 3/2। दूसरा आएगा 3x - 1 = 0, विच इम्प्लाइज x = ये -1 वहाँ पे जाएगा तो +1 अपॉन में 3। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे दो फैक्टर्स रेडी हो गए, 3/2 और 1/3। ठीक है, चलिए अब वेरिफिकेशन कर लेते हैं हम लोग। वेरिफिकेशन, लेट अल्फा = 3/2 एंड बीटा = 1/3। और इक्वेशन क्या थी हमारी? 6x² - 7x - 3, 6x² - 7x - 3 = 0। इसको हम कंपेयर कर लेंगे ax² + bx + c = 0 से। तो a की वैल्यू आ गई 6, b की वैल्यू आ गई -7 और c की वैल्यू आ गई -3। ठीक है, चलिए, अब सबसे पहले आएगा सम ऑफ द जीरोस। अल्फा प्लस बीटा = -b/a। अल्फा क्या है? 3/2 और बीटा क्या है? 1/3 = -b क्या है? -7 और a क्या है? 6। ठीक है, चलिए, अब बच्चा जी देखो ध्यान से, यहाँ पर दोनों डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, तो ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, तो 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2 अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 ज़ा 6।
देखो ये एलसीएम लेने का मेरा तरीका है, आपको अगर कोई और लाइक आप सिंपल तरीके से करना है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रुको, मुझसे यहाँ पे शायद एक गलती हुई है। हाँ, यहाँ पर 3x+1 है, मैंने -1 लिख दिया था, तो इसलिए वहाँ पे जाएगा तो -1। ठीक है, ये मेरी मिस्टेक हो गई। तो इसके लिए यहाँ पे हो जाएगा -1/3। ओके, तो ये हो गया -1/3, तो इसके लिए हो गया -2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो 7/6। नाउ 9 प्लस माइनस -2/6 इज इक्वल्स टू 7/6। 9 - 2 7/6 इज इक्वल्स टू 7/6। दैट्स इट। चलिए अब निकालते हैं हम लोग जीरोस के हिसाब से प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू C/A। अल्फा क्या था मैं भूल गई, अल्फा 3/2 और बीटा -1/3। 3/2 और -1/3। सी क्या था, सी -3, और ए क्या है 6, -3/6। ठीक है, चलिए सो यहाँ पर 3 और 3 कैन कट हो गया, मल्टीप्लाई है ना बीच में तो कट सकता है। तो क्या बच गया, -1/2। यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा क्या आ गया, -1/2। सेम आंसर आया, वेरीफाइड। ठीक है, डन। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा जी, 4u² + 8u। यहाँ पे दो टर्म है, मतलब कि यहाँ पे स्प्लिटिंग मिडल टर्म नहीं होने वाला है। ठीक है, तीन टर्म तो नहीं है। ओके, चलिए देखते हैं किस तरीके सॉल्व करें हम इसको। 4u² + 8u इज इक्वल्स टू 0। देखो दो वेरिएबल नज़र आ रहे हैं, u और u है, तो एक काम कर लेते हैं, कॉमन निकाल देते हैं। तो 4u मुझे कॉमन नज़र आ रहा है, तो मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, u + 2 = 0। ठीक है, अब मेरे पास दो टर्म्स आ गए, एक 4u = 0 और दूसरा u + 2 = 0। ठीक है, सिंपल दो टर्म्स थे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली लास्ट टर्म कांस्टेंट वाला है ना, विदाउट वेरिएबल वाला, वो नहीं दिया हुआ है। तो जब वो नहीं दिया हो और आपको फर्स्ट और सेकंड टर्म दिया हो, ओके, थर्ड टर्म नहीं हो, तो आपको फर्स्ट और सेकंड टर्म हो तो आप क्या करोगे, उसमें से कॉमन निकालने की कोशिश करना, तो ईजी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 4u = 0 विच इम्प्लाइज u = 0/4। ये 4 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड चला जाएगा। अब 0 को तो कुछ भी डिवाइड नहीं कर सकता, तो इसका मतलब कि u की वैल्यू क्या आ गई, 0। ओके, फिर दूसरा आता है आपका u + 2 = 0 विच इंडिकेट्स u = -2। ये तो सिंपल है। ओके, तो यहाँ पे आपको दो जीरोस मिल गए। चलो वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो अल्फा और बीटा ले लें पहले हम लोग। लेट अल्फा = 0 एंड बीटा = -2। ठीक है, और इक्वेशन क्या है, 4u² + 8u। 4u² + 8u = 0। कंपेयर कर लेते हैं हम लोग इसको ax² + bx + c के साथ। ओके, यहाँ पे a की वैल्यू 4 आ गई, b की वैल्यू 8 आ गई। यहाँ पे c नहीं दिया हुआ है, तो c की वैल्यू 0। ठीक है, चलो तो हमारे पास अल्फा बीटा रेडी है, हमारे पास ABC रेडी है। वेरिफिकेशन कर लेते हैं हम लोग। सो फर्स्ट इज द सम ऑफ जीरोस, क्या है, अल्फा + बीटा = -b/a। अल्फा क्या है 0, बीटा क्या है -2, माइनस b की जगह 8 और a की जगह 4। 0 प्लस माइनस -2, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा -2। 0 - 2 इज -2 और यहाँ पे क्या आया, -2। परफेक्ट। चलिए अब निकालते हैं प्रोडक्ट।
सो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा 0, बीटा -2, सी 0 देखो है ना, सी 0 और ए 4। 0 इंटू -2, 0 के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही आ जाता है, और 0 के साथ कोई नंबर डिवाइड में होता है फिर भी 0 ही आ जाता है। तो आंसर क्या है, 0 अपॉन 0 इक्वल टू 0। वेरीफाइड। आ रहा है समझ में, इजी है ना। अब क्लियर हो रहा है कैसे हमें सॉल्व करते जाना है, बस इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ आपको हेडेक नहीं लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, t² -15। अब यहाँ पर भी दो टर्म है, मतलब कि स्प्लिटिंग मिडल टर्म तो नहीं होने वाला है बिकॉज मिडल टर्म तो है ही नहीं यहाँ पर। ओके, और दो टर्म में एक फर्स्ट टर्म दिया और एक लास्ट टर्म दिया, मिडल टर्म नहीं है यहाँ पे। ये वाला सम मैंने आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे भी करवा लिया था। सो क्या हो जाएगा, t² -15 इक्वल्स टू 0, -15 यहाँ पे ले लो तो t² इज इक्वल्स टू 15। ये स्क्वायर रूट चला जाएगा तो ओके, ये स्क्वायर यहाँ पे आया, ये स्क्वायर यहाँ पे आया तो स्क्वायर रूट कन्वर्ट हो गया, तो इसका हो जाएगा प्लस माइनस। तो t की एक वैल्यू आ गई -√15 और t की दूसरी वैल्यू आ गई +√15। ठीक है, ओके। चलिए अब रूट्स जीरोस निकल गए तो लगा देते अल्फा बीटा का वेरिफिकेशन। सो लेट अल्फा इज इक्वल्स टू -√15 और बीटा इज इक्वल्स टू +√15। ओके, इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन है हमारे पास t² -15 इक्वल्स टू 0। कंपेयर कर लें इसको, कंपेयर कर लेते हैं ax² + bx + c के साथ। चलिए, सो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है भाई, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, यहाँ पे a है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो a की वैल्यू 1 आ गई। यहाँ पे x है, यहाँ पे t कहीं पे भी नहीं है, मतलब मिडल टर्म नहीं है, तो b की वैल्यू 0, और c यहाँ पे कांस्टेंट 15 है तो c की वैल्यू 15 -15। ओके, क्योंकि यहाँ पे आगे माइनस है। डन, ठीक है। तो चलो अल्फा बीटा भी आ गया, ए बी सी भी आ गया। शुरू करते हैं। सबसे पहला सम ऑफ द जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन a। अल्फा प्लस बीटा मतलब कि -√15 +√15 इज इक्वल्स टू -b की जगह 0, a की जगह 1। ओके, अब देखो बच्चा जी, बहुत सिंपल सी बात है ना, माइनस प्लस माइनस, तो -√15 +√15 इज इक्वल्स टू -0/1 इज 0/1, मतलब 0, माइनस प्लस माइनस तो 0 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, देखो -2 + 2 लिखो और 2 - 2 लिखो, आंसर दोनों में 0 आने वाला है ना, तो बस वही बात है यहाँ पर भी। दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा है आपके पास प्रोडक्ट निकालने की बात। प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन a। ओके, अल्फा क्या है -√15, बीटा क्या है √15, c क्या है -15 और a क्या है 1। ठीक है, c -15 है ना। ओके, प्लस ये माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, √15 इंटू √15 15, जैसे होता है ना √3 इंटू √3, क्या लिखते हो आप, 3 लिखते हो ना, वैसे ही √15 इंटू √15 क्या हो गया, 15 हो गया। ओके, और आगे माइनस के साइन, इसका माइनस लगा दिया, यहाँ पे -15/1 तो दैट इज -15, दोनों आंसर सेम आ गए। ओके, वेरीफाइड। डन, ये भी क्लियर हो गया। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फोर्थ क्वेश्चन, सॉरी सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3x² - x - 4, 3 टर्म आ गए, मतलब स्प्लिटिंग मिडल टर्म। चलो 3x² - x - 4 इक्वल्स टू 0,
फर्स्ट और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12। ओके, अब 12 किसकी टेबल में आते हैं पहले वो लिख देते हैं। तो 1 12 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, बस और किस में नहीं आता। ओके, बीच में क्या चाहिए बेटा अपने को, देखो मिडल टर्म क्या चाहिए x। x मतलब कि आगे कोई नंबर क्या है 1, मतलब कि आपको 1x चाहिए, मतलब कि 1 चाहिए आपको इन शॉर्ट। चलिए नीचे शुरू करते हैं। 6 में से 2 माइनस हुआ तो 4 और प्लस हुआ तो 8, तो कहीं पे भी 1 तो नहीं मिल रहा। 12 में 1 माइनस हुआ तो 11, प्लस हुआ तो 13, नहीं आया। 4 में 3 माइनस हुआ तो 1, 4 माइनस 3 1 आ गया, तो मतलब कि ये वाला फैक्टर हमारा कंसिडरेशन में जाएगा। सो नाउ 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। चलो 3x² माइनस, अब जो आपने जो फैक्टर डिसाइड किया है उसमें से 4 ग्रेटर नंबर पहले लिख देंगे, फिर 3 लिख देंगे। अच्छा, इन दोनों में मुझे साइन क्या जाएगी, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और लास्ट टर्म एज इट इज़। चलो ठीक है भाई। अब यहाँ पर आपको एक ग्रुप ये मिल गया और एक ये ग्रुप मिल गया। क्या कॉमन है, देखो 3 और 4 तो किसी की कॉमन टेबल में आता ही नहीं है, तो x बाहर निकाल देंगे, तो क्या बचेगा 3x माइनस 4। यहाँ पे क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं है, तो 1 ले लिया, तो 3x माइनस 4। ओके, सो 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, सॉरी 3x माइनस 4 सो 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट आया और x प्लस 1 दूसरा ब्रैकेट आ गया। सो 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू, ये 4 यहाँ पे जाएगा तो माइनस का हो गया प्लस और अपॉन में 3, और यहाँ पे क्या हो गया माइनस, तो x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू 4/3 आ गए। चलो शुरू कर लेते हैं हमारा वेरिफिकेशन। ठीक है। ओके, पहले अल्फ़ा डिसाइड कर लेते हैं। अल्फ़ा 4/3 ले लिया और बीटा -1, और हमारी इक्वेशन क्या है 3x² माइनस एक्स माइनस 4, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। चलो इसको कंपेयर कर लेते हैं हम लोग। ax² प्लस bx प्लस c से a की वैल्यू क्या आगे बच्चा 3, b की वैल्यू सबका मालिक 1 -1 क्योंकि आगे माइनस है, और c की वैल्यू -4। चलिए ना सबसे पहला सम, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, ठीक है। ओके, सो नाउ अल्फ़ा की जगह 4/3 प्लस बीटा -1 इज इक्वल्स टू माइनस बी की जगह -1 और ए की जगह 3, ठीक है, लगा दिया। ओके, प्लस माइनस माइनस, तो 4/3 -1 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, ये 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। सो 4 - 3 होल अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। एलसीएम लिया ना हम लोगों ने, और तो कुछ नहीं किया। 4 - 3 इज 1, तो क्या आया 1/3, और यहाँ पे भी क्या आया 1/3, यस आ गया। सेकंड स्टार्ट कर लेते प्रोडक्ट। सो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अल्फ़ा क्या था हमारा, मैं भूल गई, अल्फ़ा 4/3 और बीटा -1, अल्फ़ा 4/3 मल्टीप्लाई बीटा -1, और c क्या है जी, c है हमारा -4 और a है 3।
ओके, कटिंग तो कुछ होगी नहीं। ओके, तो -1 जब मल्टीप्लाई होगा 4/3 के साथ तो -4/3 आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आया -4/3। दोनों आंसर सेम आ गए, वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, आया समझ में। अब आई थिंक इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, 6 जितने अभी कर लिए, थोड़े बहुत एग्जाम्पल कर लिए, तो नाउ यू आर क्लियर कि हमें कैसे इसको प्रोसीड करना है। ठीक है, तो अगर 3 टर्म आते हैं तो मिडल स्प्लिटिंग टर्म में जाओगे। अगर 2 टर्म आते हैं, मतलब कि फर्स्ट और सेकंड टर्म आता है अगर, तो कॉमन निकालोगे। और अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म आता है तो लास्ट टर्म को इक्वल टू माइनस शिफ्ट करके फिर स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है, ये 2 टाइप के क्वेश्चन आ गए, बेसिक नहीं 3 टाइप के आ गए। एक जब तीनों के तीनों टर्म दिए होंगे, एक जब फर्स्ट और सेकंड टर्म दिया होगा, और एक जब फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया होगा। बाकी वेरिफिकेशन करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलो अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 बाकी है, देख लेते हैं उसमें क्या है, फिर आपका चैप्टर खत्म। बच्चों अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले आपको एक फॉर्मूला सिखा दूं। ठीक है, अब आपके पास ऐसा दिया जाता है, ऑब्टेन quadratic polynomial if sum and product of the zeros are given. If sum and product of the zeros are given. ठीक है, चलिए अब जैसे कि आपके पास फॉर्मूला रहता है वो ये रहता है कि आपको जो पॉलिनोमियल बनाना है उसके अंदर आपके पास आएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ द जीरोस प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। आपको ये वाली फॉर्मूला याद करनी है। ठीक है, क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा बीच में आएगा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये वाली फॉर्मूला लेकर ही आपको इक्वेशन जो होगी वो फ्रेम करनी होगी। करें शुरू। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन 2 दिया हुआ है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ गिवन नंबर्स एज सम एंड द प्रोडक्ट। तो सम और प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है अल्फा प्लस बीटा 1/4। इन्होंने बोला ना एज गिवन सम एंड प्रोडक्ट रेस्पेक्टिवली, मतलब पहला आपको सम दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा आपको दिया हुआ है -1। ठीक है, चलो इक्वेशन लगा देते हैं हम लोग। अभी भी जस्ट बताई ना मैंने आपको इक्वेशन। क्या रहेगा इसके अंदर, p ऑफ x इक्वल्स टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 1/4 लगा दिया, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है -1। ठीक है, देखो अब क्या हो जाएगा, x² माइनस 1/4x प्लस माइनस ये प्लस है और ये माइनस प्लस माइनस -1। ठीक है, अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको। तो इसके लिए क्या करना होगा बेटा जी, हम लोगों को इसको एलसीएम के तौर पे लेना होगा। तो क्या होगा, जहाँ पे 4 नहीं है अपॉन में उनके साथ 4 मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है। क्या हो गया, 4x² माइनस 1x की जगह x -1। ठीक है, होल अपॉन 4, एलसीएम लिया तो अपॉन 4 तो आएगा ही आएगा। बट ये हमारा पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल में हम लोग ये कह रहे हैं कि 4x² माइनस x -1 होल अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन बनानी है ना, तो इसको जब यहाँ पे लेके गए तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, फाइनली आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 4x², सॉरी यहाँ पे -4 आएगा, 4 मल्टीप्लाई हुआ ना, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हुआ -4, तो 4x² माइनस x -4 ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ आई। चलो एक और देख लेते हैं। यहाँ पे आपको अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है √2, ओके, और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1/3। ठीक है, चलिए इक्वेशन लिख देते हैं हम लोग। p ऑफ x इज इक्वल्स टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x
प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। याद करना पहले माइनस आएगा फिर प्लस आएगा, ठीक है। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह √2x प्लस 1/3। एलसीएम ले ले। अब जहाँ जहाँ पे अपॉन में 3 नहीं है वहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे भी हो जाएगा और यहाँ पे भी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x। 3 इंटू √2 √6 मत लिख देना भैया। 3 रैशनल नंबर है, √2 इरेशनल नंबर है, तो दोनों के बीच में कोई मेल मिलाप नहीं होने वाला है। प्लस 1, ठीक है। अब अपॉन वाला नंबर आपको पता है हटा ही देना है, तो अब डायरेक्टली हटा दो, वो वाला स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये बन गया आपकी इक्वेशन, ठीक है। क्लियर। चलिए थर्ड में यहाँ पे आपको अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है √5, ठीक है। चलिए इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 0 x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा √5। सो x² माइनस, अब देखो 0 इंटू एक्स 0, तो ये टर्म तो गायब हो गया, ओके। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप क्या लिख दोगे √5। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन। डन। चलिए फोर्थ वाला देख लेते हैं हम लोग। Here अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 1, अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे 1, तो फाइनली मेरे पास इक्वेशन आ गई x² माइनस x प्लस 1, ओके। चलिए एक और क्वेश्चन। हियर अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -1/4 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1/4। चलो इक्वेशन में लगा देते हैं। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन है, ओके। सो x² माइनस -1/4 x प्लस 1/4, x² माइनस माइनस प्लस 1/4 x प्लस 1/4। दोनों के अपॉन में 4 सेम डिनोमिनेटर है, तो एलसीएम लेना होगा। तो इन शॉर्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो जाएगा 4x² प्लस 1 इंटू एक्स, सिंपल x लिख दूँ, प्लस 1, ठीक है। ये बन गया हमारा इक्वेशन। डन। चलिए सिक्स्थ नंबर। Here अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 4 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1। ये वाले नंबर इजी होते हैं, होल नंबर आ जाते हैं ना। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ओके। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 4x प्लस 1, बस 1 के, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। सो बच्चा पार्टी, यहाँ पे हम लोगों ने चैप्टर 2 इन 1 शॉर्ट वीडियो ख़त्म कर लिया। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ चुका होगा। इजी है, कुछ खास है नहीं, ठीक है। बस 2 आपको फॉर्मूलाज लर्न करनी है, एक तो रिलेशनशिप वाली फॉर्मूला, दूसरा इक्वेशन चेंज करने वाली फॉर्मूला। बाकी तो चैप्टर में कुछ खास है नहीं इसके अंदर। और ये चैप्टर कुछ 4 से 6 मार्क्स के बीच में कुछ रिलाई करता है, ठीक है। तो अभी तो खैर नया अपडेट आने वाला है, आएगा ये, क्योंकि बहुत सा सिलेबस चेंज हुआ है, तो उसमें देखेंगे क्या होता है। वैसे 4 से 6 के बीच का रेंज इस चैप्टर का रहता है। तो आई थिंक कि 4 मार्क का भी है, तो बहुत इजी है 4 मार्क्स स्कोर करना, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है इसके अंदर। सो बच्चा यहाँ पे हमने चैप्टर जब फिनिश किया तो आई होप कि आपको कंप्लीट हो चुका होगा। फिर भी अगर आप कुछ और रेफरेंस बुक उठाते हैं, कुछ करते हैं, या आपको मेरे यहाँ से कुछ और हेल्प चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन, आई डेफिनेटली हेल्प यू। और यहाँ पे हमने मैथ्स का चैप्टर 2 खत्म कर लिया, अब आगे और 3, 4, 5 की सीरीज़ लेती हुई आऊँगी मैं।
मीनवाइल आप इनको प्रैक्टिस करते जाइए। अगर आपको इन चैप्टर्स में, क्योंकि अभी तो मैं आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन करवा रही हूँ, ठीक है, अगर आपको इन चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए फ्रॉम द डिफरेंट बुक्स लाइक आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, ऐसे कुछ बुक्स से आपको कुछ अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी चाहिए जहाँ पे आप कुछ और टफ सम प्रैक्टिस करें, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेशन। अगर मुझे अच्छे खासे कमेंट्स में कहा जाएगा कि मैम आप करवाइए, तो मैं डेफिनेटली उसका भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो बच्चों इसको प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, और इनमें कोई डाउट हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं होगा, अगर कुछ हुआ तो मैं उस हिसाब से आपको कुछ ना कुछ गाइडलाइन मैं उस दौरान आपको दे दूंगी। तो अभी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, बाय बाय, टेक केयर।